फिल्म की शुरुआत माइक से होती है, जो एक चोर है। वो अपने अपार्टमेंट में पूरी तरह तैयार होता है, अपनी गन उठाता है और निकल पड़ता है। वो एक जगह ड्राइव करके जाता है और अपनी कार में इंतजार करते हुए अपने टारगेट पर नजर रखता है। दूसरी तरफ एक ज्वेलरी स्टोर में मालिक डियो इंश्योरेंस ऑफिसर्स को पेपरवर्क सौंप रहा होता है, जो डायमंड की डिलीवरी लेने आए होते हैं। जैसे ही उन्हें डायमंड मिलते हैं और वो बाहर निकलने लगते हैं, उन्हें सड़क के बीच में एक कार खड़ी दिखती है। माइक, जिसने अब मास्क पहन रखा है, बाहर निकलता है और एक ऑफिसर को गन दिखाकर रोक लेता है। वो ऑफिसर से सेफ का कोड निकलवाता है, डायमंड लेता है, ऑफिसर को डिक्की में ठूंस देता है और कार लेकर रफूचक्कर हो जाता है। वो गाड़ी को एक पार्किंग लॉट में खड़ी करता है, उस पर शीट डाल देता है, अपनी दूसरी कार में स्विच करता है और घर चला जाता है। अगले दिन डेनी डेनियल्स, जो एक इंश्योरेंस एजेंट है, चैड नाम के एक अमीर आदमी के घर उसकी महंगी पेंटिंग्स के लिए इंश्योरेंस पिच करने जाती है। वहां उसकी मुलाकात चैड की बेटी जेड से होती है, जो अपनी मंगेतर इवा एडम को इंट्रोड्यूस कराती है और बताती है कि उन दोनों की शादी बहुत जल्द होने वाली है। डेनी इसे एक मौके के तौर पर देखती है और तुरंत वेडिंग इंश्योरेंस भी पिच करना शुरू कर देती है। शहर के दूसरी तरफ डिटेक्टिव मार्क और उसकी टीम डायमंड हीस्ट की डिटेल्स देख रहे होते हैं। उन्हें सीन से नकली डायमंड मिलते हैं। मार्क नोटिस करता है कि चोर को दोनों ऑफिसर्स की डिलीवरी शेड्यूल की सटीक जानकारी थी। उसने रास्ते के सारे कैमरे डिसेबल कर दिए थे और बिना कोई लूज एंड छोड़े सब कुछ अंजाम दिया था। मार्क को साफ पता चल जाता है कि ये कोई आम चोर नहीं है। ऑफिस में वापस डेनी का कॉलीग सिम्स उससे चैड वाले डील के बारे में पूछता है। वो कंफर्म करती है कि सब ठीक चल रहा है और फिर अपने बॉस लैरी से अपने लंबे समय से अटके प्रमोशन के बारे में बात करती है, जिसे वो फिर टाल देता है। उस रात माइक अपने कॉन्टैक्ट निक से मिलने जाता है, जो उसे उसके कामों के लिए जरूरी हर चीज मुहैया कराता है। माइक निक को बताता है कि पिछली चोरी में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। एक गोली उसे छूकर निकल गई थी और वो उस दिन से डरा हुआ है। उसके पास एक और डायमंड स्टोर रॉबरी की प्लान तैयार पड़ी है, लेकिन उसने अभी के लिए रुकने का फैसला किया है, क्योंकि वो उससे कहीं बड़ी चीज पर हाथ डालना चाहता है। निक इंतजार करने को राजी हो जाता है, लेकिन माइक की पीठ पीछे निक बेरी नाम के एक छोटे मोटे चोर से मिलता है। उसे माइक की पूरी प्लान बता देता है। उसे वो रॉबरी खुद करने को कहता है और माइक पर कड़ी नजर रखने को भी कहता है। एक रात जब माइक गाड़ी चला रहा होता है, माया नाम की एक औरत गलती से उसकी कार में टक्कर मार देती है। माइक नोटिस करता है कि वो काफी सुंदर और आकर्षक है। वो इंश्योरेंस डिटेल्स एक्सचेंज करते हैं और इस दौरान नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। साफ तौर पर दोनों को एक दूसरे में इंटरेस्ट है। अगले दिन मार्क डेनी से डायमंड हीस्ट के इंश्योरेंस क्लेम के बारे में बात करने जाता है, क्योंकि डायमंड डेनी की कंपनी से ही इंश्योर्ड थे। डेनी बिना जांच के कंपनी को पे आउट नहीं कराना चाहती। उसका मानना है कि ज्यादातर चोरी के केसों में अंदरूनी मदद होती है। वो सेटलमेंट से पहले शॉप ओनर्स का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने पर जोर देती है। मार्क को ये थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन वो उसके तेज दिमाग से प्रभावित हो जाता है। मार्क बाद में हजारों पुराने चोरी के केस खंगालता है और एक सटीक पैटर्न निकाल लाता है। चोर हमेशा हाईवे 101 के पास काम करता है, हर चोरी को बिल्कुल सही समय पर प्लान करता है। उसे पहले से पता होता है कि डायमंड कहाँ और कब होंगे, और उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। गन का इस्तेमाल सिर्फ डराने के लिए करता है। इधर बेरी अपनी वाली रॉबरी करता है, जो रॉबरी के बारे में माइक ने निक को बताया था। वो डायमंड डिलीवर करने वाले ऑफिसर पर हमला करता है, उसे बुरी तरह पीटता है, फिर अंदर जाकर बाकी स्टाफ के साथ मारपीट करता है। सारे डायमंड नेकलेस और गोल्ड के पीस बैग में ठूसकर बाहर निकल जाता है। उसी रात माइक और माया डेट पर जाते हैं। उन्हें एक दूसरे का साथ अच्छा लगता है, लेकिन दोनों में से कोई नहीं बताता कि वो असल में क्या करते हैं। डेट के बाद वो अलग हो जाते हैं। माइक को पता चलता है कि जिस रॉबरी की उसने प्लान बनाई थी, वो उसकी जगह किसी और ने कर दी है। उसे तुरंत शक होता है कि निक ने ये करवाया है। वो जाकर निक से पूछता है, जो बेफिक्री से कहता है, तू वैसे भी करने वाला नहीं था। माइक कहता है कि ये रॉबरी के बारे में नहीं, ट्रस्ट के बारे में है, और निक को उसकी पीठ पीछे जाने से पहले उसे बताना चाहिए था। वो निक को वार्न करता है कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो उनका रिश्ता खत्म। निक वापस धमकी देता है, मेरे बिना तू कुछ नहीं है। माइक वहां से निकल जाता है और उससे हमेशा के लिए किनारा कर लेता है। अगले दिन निक बेरी से मिलता है और उसे माइक और उसके हैकर डेवोन के बारे में पूरी जानकारी देता है और कहता है कि दोनों पर नजर रखे, क्योंकि माइक जल्द ही कोई बड़ा डील करेगा। बेरी राजी हो जाता है। वो डेवोन का पीछा करते हुए माइक को एक रेस्टोरेंट के बाहर देखता है। अंदर डेवोन माइक को डेनी की पूरी डेली शेड्यूल हैंड कर रहा होता है, जिसे माइक संतुष्ट होकर ले लेता है,
क्योंकि इंश्योरेंस एजेंट से उसे बहुत जानकारियां मिलती है। 2 दिन बाद माइक डेनी को एक रेस्टोरेंट में देख रहा होता है, उसे एक बड़ी चोरी के लिए अंदरूनी संपर्क बनाने की प्लानिंग कर रहा है। बाद में बाहर उनकी मुलाकात हो जाती है। माइक बात शुरू करता है और दोनों कारों के बारे में बात करने लगते हैं। माइक कहता है कि वो कारों को लेकर बहुत पैशनेट है। डेनी प्रभावित होती है और वो थोड़ी बातचीत के बाद चली जाती है। उस रात माया माइक के घर आती है। वो साथ में डांस करते और बातें करते हैं और उनका रोमांस शुरू होता है। लेकिन बाद में जब माइक बाहर निकलता है तो उसे बैरी आसपास मंडराता दिख जाता है और उसे पता चल जाता है कि उसकी लोकेशन कोई ट्रैक कर रहा है। वो अपनी कार चेक करता है और नीचे ट्रैकिंग डिवाइस पाता है। 2 दिनों के भीतर वो सामान पैक करके नई जगह शिफ्ट हो जाता है। लगभग उसी समय बैरी डेवोन को ढूंढ निकालता है और माइक की प्लान्स के बारे में उससे जानकारी निकलवाने की कोशिश करता है। मार्क इस बीच शहर में होता है और उसे माइक की पुरानी गेटवे कार हाईवे 101 पर टूटे शीशे के साथ खड़ी दिख जाती है, जिससे उसे कंफर्म हो जाता है कि हीस्ट में यही गाड़ी इस्तेमाल हुई थी। उस शाम डेनी एक आर्ट शो में चैड और इवा को नई पेंटिंग्स के लिए इंश्योरेंस बेचने की कोशिश कर रही होती है। तभी माइक वहां आ जाता है। डेनी उसके पास जाती है और दोनों बातें करने लगते हैं। माइक को पेंटिंग्स बहुत पसंद आती है और जिस तरह डेनी दूसरों से खुद की बात मनवाती है, वो देखकर वो काफी इम्प्रेस्ड है। वो उसे पास के एक रेस्टोरेंट में बुलाता है और डिनर के दौरान उसके सामने राज खोल देता है। वो उसे बताता है कि वो एक चोर है जो हाई वैल्यू चीजों को टारगेट करता है और इंश्योरेंस कंपनी की जानकारी के जरिए उसे सटीक पता चल जाता है कि क्या चुराने लायक है और कब। फिर वो सीधे डेनी की तरफ देखता है और कहता है, तुमने 11 साल उसी कंपनी में दिए, तुम अपने काम में सबसे बेस्ट हो, लेकिन फिर भी तुम्हें प्रमोशन नहीं मिला। तुम इससे ज्यादा की हकदार हो और मैं तुम्हें ये दिला सकता हूं। डेनी साफ मना कर देती है कि वो किसी भी गैरकानूनी काम का हिस्सा नहीं बनेगी। माइक बस इतना कहता है, अगर कभी मन बदले तो अपने पैरों की फोटो इंस्टाग्राम पर डाल देना, मैं संपर्क कर लूंगा। बाहर निकलते वक्त उसे पता चलता है कि बैरी अब भी पीछा कर रहा है। माइक उसकी कार में टक्कर मारता है और उसे पास के सुपरमार्केट में पकड़ लेता है। वो उस पर गन तानकर साफ कर देता है, हम में से किसी का भी पीछा किया तो मैं तुझे ढूंढ लूंगा और मार डालूंगा। बैरी डरकर ऐसा कुछ न करने का वादा करता है। अगले दिन मार्क अपनी टीम के साथ एक चोरी की घटनास्थल पर जाता है और देखता है कि उसके साथी एक भागते चोर को गोली मार देते हैं, जो बाद में एक निहत्था छोटा लड़का निकलता है। गोलीबारी के बाद एक ऑफिसर चुपके से लड़के की लाश के पास गन रख देता है ताकि उसकी किलिंग को जायज ठहराया जा सके। मार्क को गुस्सा आ जाता है। जब मामला सीनियर के पास जाता है तो मार्क को कहा जाता है कि वो लाइन में रहे और अपने साथी के इस सेल्फ डिफेंस वाले वर्जन के साथ चले। वो मजबूरन मान जाता है और इस घटना के चलते पूरी टीम को 3 महीने की छुट्टी दे दी जाती है। दूसरी ओर ऑफिस में मिया नाम की कॉलीग सबको बताती है कि उसने चैड की शादी का इंश्योरेंस फाइनल कर लिया है। वो ये भी बताती है कि चैड अपने वेडिंग गेस्ट्स को $5.5 मिलियन के डायमंड गिफ्ट करने वाला है, जिसके लिए एक डायमंड एजेंट उन्हें वेन्यू पर डिलीवर करेगा और बदले में $5.5 मिलियन कैश ले जाएगा, और ये सब ऑफर बुक्स होगा ताकि टैक्स न देना पड़े। लैरी इस डील के साइज से बेहद खुश होता है। फिर वो डेनी से बात करता है और उसे फिर से बताता है कि उसका प्रमोशन अगले साल तक रुक जाएगा क्योंकि कंपनी थोड़ी मुश्किल में है। डेनी बताती है कि कंपनी अच्छे प्रॉफिट में है, वो 5 साल में पार्टनर बन गया था जबकि वो यहाँ 11 साल से है, और अगर उसे प्रमोशन नहीं मिला तो वो अपना सारा क्लाइंट बेस लेकर चली जाएगी। लैरी ठंडे दिमाग से कहता है, तुम्हें जो करना है करो। डेनी गुस्से में बाहर निकल आती है। मार्क इस बीच माइक की छोड़ी हुई कार में मिले बालों के स्ट्रैंड से डीएनए निकलवा चुका है। जो नाम आता है वो है जेसन बिक्स, लेकिन सिस्टम में उसका आखिरी रिकॉर्ड तब का है जब वो सिर्फ 8 साल का था। उसके बाद वो आइडेंटिटी पूरी तरह गायब हो जाती है। दूसरी ओर डेनी अपने बॉस की बातों से गुस्सा होकर माइक का साथ देने का फैसला करती है। वो अपने पैरों की फोटो इंस्टाग्राम पर डाल देती है। माइक उसे देखकर खुश होता है। फिर वो उससे संपर्क करती है और पूरी प्लान बता देती है। डायमंड एजेंट चैड की वेडिंग में $5.5 मिलियन के डायमंड लेकर आएगा और बदले में $5.5 मिलियन कैश ले जाएगा। अगर माइक एक साथ दोनों चुरा लेता है तो कुल $11 मिलियन होते हैं। डेनी अपने हिस्से के 3 मिलियन चाहती है। माइक तुरंत मान जाता है, लेकिन उसे कंप्लीट इंश्योरेंस फाइल चाहिए और उस गार्ड की पूरी डिटेल जो डायमंड एजेंट को एस्कॉर्ट करेगा। उस रात माइक के पास उस अनाथालय से फोन आता है जहां वो बड़ा हुआ था। उसकी अभिभावक बताती है कि एक डिटेक्टिव जेसन नाम के किसी की तलाश में आया था। मार्क फोन पर आता है और माइक से कहता है कि वो उससे मिलना चाहता है।
माइक बिना एक शब्द कहे फोन रख देता है। 2 दिन बाद माइक एंटवर्प जाता है और वेडिंग होटल को ध्यान से देखता है, हीस्ट के हर डिटेल का प्लान बनाता है। एक शाम जब ऑफिस में सबके जाने के बाद डेनी लेट तक रुकती है, तो वो गार्ड की फाइल निकालकर माइक को भेज देती है। फिर वो घर जाती है, जहां बैरी अंदर उसका इंतजार कर रहा होता है। वो उसे पकड़ लेता है और उससे वो सब बताने को मजबूर करता है जो उसने और माइक ने प्लान किया था। अपनी जान बचाने के लिए डेनी उसे पूरी प्लान बता देती है। अगली सुबह वो सीधे मार्क के पास जाती है और सब कबूल कर लेती है। मार्क उससे कहता है कि अगर वो इस पर ऑफिशियली एक्शन लेता है तो सबसे पहले वही अरेस्ट होगी। उसने 2 अपराधियों की मदद की। वो उससे कहता है कि वो चुप रहे और उसे हैंडल करने दे, लेकिन उसे माइक के बारे में वो सब चाहिए जो वो जानती है। 2 दिन बाद मार्क पहली चोरी के सबूतों को दोबारा देखता है और चुपके से नकली डायमंड अपनी जेब में रख लेता है। पहले से ही एक प्लान बना चुका होता है। उसी रात माया फिर से माइक पर दबाव डालती है कि वो उसे अपने बारे में कुछ सच बताए। वो कौन है, कहाँ से आता है, सब कुछ छुपाकर क्यों रखता है। माइक मना कर देता है और कहता है कि सही समय आने पर वो सब बता देगा। लेकिन माया को ये सब पसंद नहीं आता और वो उससे ब्रेकअप कर लेती है और चली जाती है। हीस्ट वाला दिन आता है। माइक एंटवर्प एयरपोर्ट पार्किंग लॉट में जाता है और इंश्योरेंस गार्ड को रोक लेता है। उसके परिवार को धमकी देकर उसे बिना शर्त सहयोग करने पर मजबूर कर देता है। प्लेन में मार्क पहले ही असली डायमंड एजेंट से मिल चुका होता है और उसे पूरी जानकारी दे चुका होता है। मार्क फिर खुद एजेंट का रोल प्ले करते हुए एयरपोर्ट से बाहर निकलता है। गार्ड जो अब माइक के कंट्रोल में है, मार्क को सीधे माइक की कार तक ले आता है। दोनों वेडिंग वेन्यू की तरफ ड्राइव करते हैं, रास्ते में छोटी मोटी बातें करते हुए। मार्क जिक्र करता है कि उसे हमेशा से कारों का शौक था, लेकिन वो इतना गरीब था कि कभी अच्छी कार नहीं खरीद पाया। माइक सुनता है, लेकिन अपने विचार अपने तक ही रखता है। वो होटल पहुंचते हैं और पेंट हाउस में जाते हैं, जहां चैड और ईवा मिलते हैं। माइक तीनों पर गन तान देता है और कैश और डायमंड मांगता है। ईवा एक बैग खोलती है और कैश दे देती है। मार्क सेफ खोलता है, जिसके अंदर एक गन रखी होती है। मार्क वो गन उठाता है और माइक पर तान देता है। तभी बैरी अंदर घुसता है। उसने डेनी से जबरन निकलवाई गई प्लान को जोड़ लिया था और इसी पल का इंतजार कर रहा था। बैरी अब सब पर गन ताने खड़ा है, सबको मारने की धमकी दे रहा है। वो गोली मारकर चैड को घायल कर देता है, साफ करता है कि वो सब कुछ ले जाना चाहता है और किसी को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता। मार्क को तुरंत समझ आ जाता है कि माइक यहां किसी को चोट पहुंचाने कभी नहीं आया था, लेकिन बैरी कुछ भी कर सकता है। जैसे ही बैरी अपनी गन मार्क की तरफ करता है, माइक उसे गोली मार देता है। मार्क माइक से कहता है कि वो सब कुछ छोड़कर चुपचाप चला जाए। वो सारा इल्जाम बैरी पर डाल देगा, केस बंद करके उसे हाईवे 101 वाला चोर घोषित कर देगा और बस बात खत्म। माइक मार्क को थैंक्स कहता है और डायमंड और कैश छोड़कर वहां से निकल जाता है। चैड घायल और गुस्से में अधिकारियों को सच बताने की धमकी देता है। मार्क शांति से समझाता है कि ऐसा करने का मतलब होगा बिना टैक्स वाले 5.5 मिलियन कैश डील का खुलासा होना। वे अनडिक्लेयर्ड डायमंड जब्त हो जाएंगे और चैड पर कानूनी कार्रवाई होगी। उसके लिए सबसे अच्छा यही है कि वो वही दोहराए जो मार्क उसे कहने को कहे, और उसके पैसे और डायमंड दोनों सुरक्षित रहेंगे। ईवा बीच में पड़कर चैड को इसके लिए राजी कर लेती है। केस आधिकारिक तौर पर बैरी के साथ बंद हो जाता है। शहर से बाहर निकलते हुए माइक एक फैसला करता है। अपनी जान जाते जाते बची देख वो इस काम को अलविदा कहने का मन बना लेता है। यही उसका आखिरी काम था। 4 दिन बाद जांच समाप्त होने पर मार्क एविडेंस रूम में लौटता है और असली डायमंड की जगह वो नकली डायमंड रख देता है जो उसने पहले निकाले थे। असली डायमंड लेकर बाहर निकलता है। फिर वो डेनी को ढूंढता है और वो डायमंड उसे गिफ्ट कर देता है, उस सबके लिए एक शुक्रिया के तौर पर जो उसने इस पूरे मामले में झेला। डेनी उसे थैंक्स कहती है और फिर माइक का भेजा हुआ एक मैसेज दिखाती है जो मार्क के लिए है, जिसमें एक एड्रेस लिखा होता है। मार्क वहां ड्राइव करता है और पाता है कि वहां एक बिल्कुल नई कार उसका इंतजार कर रही है। माइक को आजाद छोड़ देने के लिए उसकी तरफ से यह एक थैंक यू गिफ्ट होती है। शहर के दूसरी तरफ माया अपने ऑफिस में होती है, तभी एक लेटर आता है। वो उसे खोलती है तो उसमें माइक की बचपन की एक पुरानी तस्वीर होती है, जिसमें पता चलता है कि वो एक फोस्टर होम में बड़ा हुआ था जिसके पास कुछ नहीं था। साथ में एक सीधा सा नोट होता है जिसमें एक और मौके की मांग होती है। माया उसे पढ़कर मुस्कुरा देती है। कहानी यहीं खत्म होती है।